नमस्कार विद्यार्थियों। जैसा कि हमने जूझ कहानी को पढ़ा पिछले वीडियो में, तो आशा आपको समझ में आई होगी। और अब हम करने जा रहे हैं वितान भाग 2 का जो दूसरा लेसन है जूझ, उसी के अभ्यास के प्रश्नोत्तरों को। तो आप बने रहिए मेरे साथ। आइए करते हैं। पहला प्रश्न है, जूझ शीर्षक के औचित्य पर विचार करते हुए यह स्पष्ट करें कि क्या यह शीर्षक कथानायक की किसी केंद्रीय चारित्रिक विशेषता को उजागर करता है। जूझ का साधारण अर्थ होता है जूझना, अर्थात संघर्ष करना। यह उपन्यास अपने नाम की सार्थकता को सिद्ध करता है। उपन्यास का कथानक भी जीवन भर स्वयं से और अपनी परिस्थितियों से जूझता रहता है। यह शीर्षक कथानायक के संघर्षशील व्यक्ति का परिचायक है या परिचय देता है। हमारे कथानायक में संघर्ष की भावना है, वह संघर्ष करने के लिए मजबूर है, लेकिन उसका यह संघर्ष ही उसे एक दिन पढ़ा लिखा इंसान बना देता है। इस संघर्ष में भी उसने आत्मविश्वास बनाए रखा। यद्यपि परिस्थितियां उसके विरुद्ध होती हैं, फिर भी वह अपने आत्मविश्वास के बल पर इस प्रकार की परिस्थितियों से जूझने में सफल हो जाता है। वास्तव में कथानक की संघर्षशीलता ही उसकी चारित्रिक विशेषता है। उपन्यास के शीर्षक से यही केंद्रीय विशेषता उजागर होती है। अगला प्रश्न है, स्वयं कविता रच लेने का आत्मविश्वास लेखक, ये मिस प्रिंट है, ठीक कर लेना भाई, लेखक के मन में कैसे पैदा हुआ। भाई, लेखक की पाठशाला में मराठी भाषा के अध्यापक अनबा सौंदलगेकर कविता के अच्छे रसिक व मर्मज्ञ थे। वे कक्षा में सस्वर कविता पाठ करते थे तथा लय, छंद, गति, यति, आरोह अवरोह आदि का ज्ञान कराते थे। लेखक इनकी इन्हीं वृत्ति को देख करके बहुत प्रभावित हुआ। इससे पहले उसे कवि दूसरे लोक के जीव लगते थे। सौंदलगेकर ने उसे अन्य कवियों के बारे में बताया। वह स्वयं भी कवि थे। इसके बाद आनंद को यह विश्वास हुआ कि कवि उसी तरह आदमी होते हैं। एक बार उसने देखा कि उसके अध्यापक ने अपने घर की मालती लता पर एक कविता लिख दी। तब उसे लगा कि वह अपने आसपास के दृश्यों पर कविता बना सकता है। इस प्रकार उसके मन में स्वयं कविता रच लेने का आत्मविश्वास पैदा हुआ। अगला प्रश्न है, श्री सौंदलगेकर के अध्यापन की उन विशेषताओं को रेखांकित करें जिन्होंने कविताओं के प्रति लेखक के मन में रुचि जगाई। भाई, सौंदलगेकर के व्यक्तित्व के आधार पर किसी अध्यापक के लिए आवश्यक जीवन मूल्यों का पर प्रकाश डालिए। अगला ये इसका अथवा में ये भी प्रश्न आ सकता है। श्री सौंदलगेकर मराठी भाषा के अध्यापक थे। वे मराठी भाषा का अध्यापन बड़े ही सुरुचि ढंग से करवाते थे। उनके पढ़ाने का जो तरीका है भाई, वो सबसे अलग था। पढ़ाते समय वे पूरी तरह से पढ़ाई में ही रम जाया करते थे। छंद की बढ़िया चाल और सुरों का ज्ञान उन्हें था। उस पर मीठा गला, वे गा करके कविता पाठ करवाते थे। वे सबसे पहले कविता गा करके सुनाते थे, फिर बैठे बैठे ही अभिनय करते हुए कविता के भावों को भी ग्रहण कराते थे। भाई, तबीयत थोड़ी सी खराब है, इसलिए आपको पहले मैं वीडियो भी नहीं दे पाया। विद्यार्थियों, यदि मेरे द्वारा पढ़ाया गया आपको अच्छा लगता है, पसंद आता है, यदि आपके लिए लाभदायक है, तो आप चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें यदि आप चैनल पर नए हैं, और साथ में लगे घंटे वाले बटन को भी दबा लें ताकि हर नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। अगला प्रश्न है भाई, कविता के प्रति लगाव से पहल और उसके बाद अकेलेपन के प्रति लेखक की धारणा में क्या बदलाव आया। तो भाई, कविता के प्रति लगाव से पहले लेखक को ढोर चराते हुए, पानी लगाते हुए तथा दूसरे काम करते हुए अकेलापन बहुत खटकता था। उसे ऐसा लगता था कि कोई ना कोई हमेशा साथ होना चाहिए।
उसे किसी के साथ बोलते हुए, गपशप करते हुए, हंसी मजाक करते हुए काम करना अच्छा लगता था। कविता के प्रति लगाव के बाद उसे अकेलेपन से ऊब नहीं होती। अब वह स्वयं से ही खेलना सीख गया है। पहले की अपेक्षा अब उसे अकेला रहना अच्छा लगने लगा है। इस स्थिति में वह ऊंची आवाज़ में कविता गा सकता था, वह अभिनय भी कर सकता था, वह थूई थूई करके नाच भी सकता था। इस तरह अब उसे अकेलेपन में आनंद आने लगा। अगला प्रश्न है, आपके ख्याल से पढ़ाई लिखाई के संबंध में लेखक और दत्ताजी राव का रवैया सही था या लेखक के पिता का तर्क सही था? उत्तर दे। भाई मेरे ख्याल से पढ़ाई लिखाई के संबंध में लेखक और दत्ताजी राव का रवैया बिल्कुल सही था, क्योंकि लेखक को पढ़ने की इच्छा थी, जिसे दत्ताजी राव ने सही पहचाना। उसकी प्रतिभा के बारे में दत्ताजी ने पूरी तरह से जान लिया था। वैसे भी लेखक को पढ़ाने के पीछे दत्ताजी राव का कोई स्वार्थ नहीं था, जबकि लेखक के पिता का पढ़ाई लिखाई के बारे में रवैया बिल्कुल गलत था। वास्तव में लेखक का पिता अपने स्वार्थ के लिए अपने बेटे को नहीं पढ़ाना चाहता था। उसे पता था कि यदि उसका बेटा स्कूल जाने लगा तो उसे ऐश करने के लिए समय नहीं मिलेगा, न ही वह ये है ना, उसका नाम रखमाबाई है, टमकाबाई नहीं भाई, रखमाबाई के पास जा सकता था। इसीलिए हमें दत्ताजी राव और लेखक का रवैया पढ़ाई के संबंध में बिल्कुल ठीक लगा। अगला प्रश्न है, दत्ताजी राव के पिता पर दबाव डलवाने के लिए लेखक और उसकी मां को एक झूठ का सहारा लेना पड़ा। यदि झूठ का सहारा न लेना पड़ता तो आगे का घटनाक्रम क्या होता? ये हमने कल्पना के आधार पर बताना भाई क्या होता। अनुमान लगाए, दत्ताजी राव से पिता पर दबाव डलवाने के लिए लेखक और उसकी मां को एक झूठ का सहारा लेना पड़ा। यदि दोनों ने झूठ का सहारा नहीं लिया होता तो दत्ताजी राव उसके पिता पर दबाव नहीं दे पाते। लेखक पिता द्वारा दिए गए ही काम को करता, उसकी पढ़ाई लिखाई नहीं हो पाती, वह सारा जीवन खेती में ही लगा रहता। इस झूठ के बिना हमें यह प्रेरणादायक कहानी भी नहीं मिल पाती। इस तरह कभी कभी झूठ भी मनुष्य व समाज का विकास करने में साबित होता है, सक्षम साबित होता है। अगला प्रश्न है भाई, जूझ कहानी में पिता को मनाने के लिए माँ और दत्ताजी राव की सहायता से एक चाल चली गई, क्या ऐसा कहना ठीक है? मिलता जुलता प्रश्न है उससे ऊपर वाले से। जूझ कहानी में पिता को मनाने के लिए माँ और दत्ताजी राव की सहायता से एक चाल चली गई, यह कहना बिल्कुल ठीक है। लेखक के पिता उसे पढ़ाना नहीं चाहते थे, वे खुद अयासी करने के लिए बच्चे को खेती के काम में लगाना चाहते थे। पढ़ने की बात करने पर वे जंगली सुअर की तरह घुर्राते थे। उन पर दत्ताजी राव का दबाव ही काम कर सकता था। अतः लेखक की माँ व दत्ताजी राव ने मिलकर उन्हें मानसिक तौर पर घेरा और आगे पढ़ने की स्वीकृति ली। यदि यह उपाय नहीं किया जाता तो लेखक कभी शिक्षित नहीं हो पाता। अगला प्रश्न है भाई, जूझ कहानी में चरित्र ग्रामीण जीवन का संक्षिप्त वर्णन, अपने चित्रित ग्रामीण जीवन का संक्षिप्त वर्णन है ना, ये संक्षिप्त सही लिख लेना भाई, अपने शब्दों में कीजिए। भाई जूझ कहानी में ग्रामीण जीवन का यथार्थ परक चित्रण किया गया है। गांव में किसान, जमींदार आदि कई वर्ग हैं। लेखक स्वयं कृषि कार्य करता है। इसके पिता बाजार में गुड़ के ऊंचे भाव पाने के लिए गन्ने की पिराई है भाई जल्दी करा देते हैं। गांव में पूरा परिवार कृषि कार्य में लगा रहता है, और चाहे बच्चे हों या महिलाएं हों या वृद्ध। कुछ बड़े जमींदार भी होते हैं जिनका गांव पर प्रभाव होता है। गांव में कृषक बच्चों की पढ़ाई लिखाई पर कम ध्यान देते हैं। ग्रामीण स्कूल में बच्चों के पास कपड़े भी पर्याप्त नहीं होते हैं। बच्चों को घर व पाठशाला का काम करना पड़ता था। मंत्री नामक अध्यापक पर टिप्पणी करनी है भाई, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मंत्री नामक अध्यापक गणित पढ़ाते थे। वे प्राय छड़ी का उपयोग नहीं करते थे। काम न करने वाले बच्चों की गर्दन हाथ से पकड़कर उनकी पीठ पर गुस्सा लगाते थे। इस प्रकार से बच्चों के मन में दहशत थी। शरारती बच्चे भी शांत रहने लगते थे। ये पढ़ने वाले बच्चों को प्रोत्साहन देते थे। अगर किसी का सवाल गलत हो जाता तो वे उसे समझाते थे। एकाध लड़कों द्वारा मूर्खता करने पर उन्हें
वही ठोक देते थे। उनके डर से सभी बच्चे घर से पढ़ाई करके आने लगे। ये भी अगला भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है भाई, वसंत पाटिल कौन था? लेखक ने उससे दोस्ती क्यों और कैसे की? भाई वसंत पाटिल दुबला पतला और होशियार लड़का था। वह शांत स्वभाव का था तथा हर समय पढ़ने में लगा होता था। वह घर से पूरी तैयारी करके आता तथा उसके सभी सवाल ठीक होते थे। वह दूसरों के सवालों की जांच करता था। उसे कक्षा का मॉनिटर बना दिया गया था। लेखक भी उसकी देखा देखी मेहनत करने लगा था। उसने बस्ता व्यवस्थित किया, किताबों पर अखबारी कागज़ का कवर चढ़ाया तथा हर समय पढ़ने लगा। उसके सवाल भी ठीक निकलने लगे। वह वसंत पाटिल की तरह लड़कों के सवाल जांचने लगा। इस तरह दोनों दोस्त बन गए और एक दूसरे की सहायता से कक्षा में अनेक काम करने लगे। अगला प्रश्न है भाई, लेखक का पाठशाला में विश्वास कैसे बढ़ा? जूझ कहानी के आधार पर बताइए। जब लेखक को वसंत पाटिल के साथ तथा दूसरे लड़कों के साथ सवाल जांचने का काम मिला तब उसकी वसंत से दोस्ती हो गई। अब ये दोनों एक दूसरे की सहायता से कक्षा में अनेक काम निपटाने लगे। सभी अध्यापक लेखक को आनंदा कह करके पुकारने लगे। यह संबोधन भी उनके लिए बड़ा ही महत्वपूर्ण था। मानव पाठशाला में आने के कारण उसे स्वयं का नाम सुनने को मिला। आनंदा की कोई पहचान बनी। एक तो वसंत की दोस्ती, दूसरा अध्यापकों का व्यवहार। इस कारण लेखक का अपनी पाठशाला में विश्वास बढ़ने लगा। सौंदलगेकर कौन थे भाई? उनकी क्या विशेषता थी? तो नवा सौंदलगेकर लेखक के गांव के एक स्कूल में मराठी पढ़ाने वाले अध्यापक थे। वे कविता बहुत अच्छे ढंग से पढ़ाते थे। पढ़ाते समय वे स्वयं में रम जाते थे। उनके पास सुरीला गला, छंद की बढ़िया चाल और रसिकता थी। उन्हें पुरानी व नई मराठी कविताओं के साथ साथ अंग्रेजी कविता भी कंठस्थ थी। उन्हें छंदों की लय, गति, ताल आदि अच्छी तरह आते थे। वे स्वयं भी कविता रचते तथा उन्हें सुनाते थे। ये क्वेश्चन आ चुका है, रिपीट हो गया है भाई। अगला प्रश्न, दत्ताजी राव की सहायता के बिना जूझ कहानी में मैं पात्र वह सब नहीं पा सकता था जो उसे मिला। टिप्पणी कीजिए। यह बात बिल्कुल सही है कि दत्ताजी राव की सहायता के बिना लेखक पढ़ नहीं सकता था। यदि दत्ताजी राव लेखक के पिता को नहीं समझाते तो लेखक को कभी स्कूल नसीब नहीं होता। वह अर्ध शिक्षित ही रह जाता। गीत, कविता, उपन्यास न लिख पाता। उच्च शिक्षा के अभाव में उसे अपने खेतों में मजदूर की तरह आजीवन काम करना पड़ता। अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु उसे जमींदार के खेतों में काम करना पड़ता। वस्तुतः उसका जीवन वही अंधकारमय हो जाता। अगला प्रश्न है, इंपॉर्टेंट है भाई, जूझ है कहानी के शीर्षक की सार्थकता पर टिप्पणी करनी है भाई। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको जरूर लिखें, याद करें। जूझ कहानी का शीर्षक पूर्णतः उपयुक्त है भाई। इसमें एक किशोर को देखें और भोगे हुए गंवाई जीवन के खुरदरे यथार्थ और उसके रंगारंग परिवेश की अत्यंत विश्वसनीय गाथा है। इसमें निम्न मध्यम वर्गीय ग्रामीण समाज और लड़ते जूझते किसान मजदूरों के संघर्ष की अनूठी कहानी है। ये झांकी आएगा भाई, अनूठी झांकी है, ये सही कर लेना इसको। कहानी का नायक हर कदम पर संघर्ष करता है। वह बचपन में स्कूल में दाखिले के लिए संघर्ष करता है और फिर कक्षा में बच्चों को शरारतों से संघर्ष करता है तथा स्कूल में स्वयं को स्थापित करने के लिए मेहनत करता है। साथ ही वह घर पर खेतों के सभी साथ ही वह घर तथा खेत में भी सभी कार्य करता है, दैनिक कार्य करता है। इन सब कार्यों को अपनी जुझारूपन की प्रवृत्ति होने के कारण वह कर पाता है। कविता लिखने में भी वह संघर्ष करता है। अंततः शीर्षक लेखक के जुझारूपन को व्यक्त करता है। ये आ चुका है प्रश्न भाई, छोड़ दें इसको, रिपीट है। हाँ, ये प्रश्न करेंगे, जूझ कहानी के माध्यम से लेखक ने क्या सीख दी है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई। हमारा लेखक प्रतिभा संपन्न था मगर ढोर चराने, ये मिस है भाई, मिस प्रिंट है, ढोर चराने और खेत में यानी पानी देने
तथा उपले बनाने में अपनी सारी शक्ति लगा रहा था। पढ़ने की इच्छा भीतर ही भीतर कुलबुलाती रहती थी। सभी उसे छोरे कहकर बुलाते थे। वह पशुओं जैसा जीवन जी रहा था। जब पढ़ने का अवसर मिला तो उसने कविता पाठ करने में सबको पीछे छोड़ दिया। गणित के सवाल हल करने में भी उसने कक्षा को यानी कि सहपाठियों को कक्षा में पीछे छोड़ दिया। सभी अध्यापक उसे आनंद कहकर पुकारते थे। उसने मानो अपनी स्वयं की पहचान मिल गई थी। उसे लगा कि दुख के दिन निकल गए हैं। वह बहुत खुश रहने लगा। मनुष्यों के जीवन में शिक्षा का बहुत महत्व है। मिस प्रिंटिंग है भाई, मैं शुद्ध बोल रहा हूँ, देख लो। 54वें जीवन में शिक्षा का बहुत महत्व है। शिक्षा के अभाव में मनुष्य पशु के समान अहंता नहीं होता है। इस कहानी के माध्यम से लेखक ने हमें यही सीख दी है। तो विद्यार्थियों, इस प्रकार हमने ये जो है ना मुख्य प्रश्न इसके कर लिए हैं, जो बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन थे। तो बने रहिए आप मेरे साथ अगले वीडियो तक। अगले वीडियो में आएंगे हम नई कहानी के साथ। तब तक बने रहिए मेरे साथ विद्यार्थियों। जय हिंद, जय भारत।